So we'll go ahead with next question. Question number 15. Very interesting question. But the printing mistake है. A blind person. ऐसा blind person नाम का कोई चीज नहीं होता है. Blind person है blind. So a blind person after walking 10 steps in one direction, each of length 80 centimeter, turn randomly to the left or to right by 90 degree. तो 10 स्टेप्स चलने के बाद और हर एक स्टेप का लेंथ है 80 सेंटीमीटर का, तो वो या तो लेफ्ट में टर्न लेगा या राइट में और उसका डायरेक्शन 90 डिग्री चेंज होगा. आफ्टर वॉकिंग अ टोटल ऑफ 40 स्टेप्स, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी. गुड क्वेश्चन. तो टोटल स्टेप्स कितने हैं? 40. और ऐसा बोला है कि हर 10 स्टेप के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है बाय 90 डिग्री टू द लेफ्ट और टू द राइट. चलो मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया था, O से स्टार्ट किया था, A तक गया. ये हो गया आपका 10 स्टेप्स और हर एक स्टेप का लेंथ है 80 सेंटीमीटर. हर एक स्टेप का लेंथ 80 सेंटीमीटर, तो 10 स्टेप में कितना हो गया? 800 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 मीटर आ गया. जैसे 8 मीटर. फिर उसने टर्न लिया, लेट अस टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट टर्न लिया. जस्ट मिनट. गुड. टू द लेफ्ट टर्न लिया और लेट अस से A से B पे आ गया. और ये भी कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में सिर्फ 10 स्टेप्स ही चल सकता है और हर 10 स्टेप्स के बाद उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है. हर 10 स्टेप के बाद उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है. तो पहले लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर अभी मान लेते हैं कि राइट टर्न ले लिया, फिर वापस से लेफ्ट टर्न ले लिया. तो O to A आया, A to B आया, B to C आया, फाइनली D पे पहुंच गया. तो आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब यही पूछा है आपको व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम O to D, ऐसा पूछा है. तो ये 8 मीटर, ये भी 8 मीटर. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब क्या पूछा है आपको? O से D तक का डिस्टेंस पूछा है. तो डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू O to D. व्हाट इज O to D? इट इज OB प्लस BD. O to D डिस्प्लेसमेंट क्या है? OB प्लस BD है. व्हाट इज OB? हाउ मच इज OB? अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, वो भी हाइपोटेन्यूज है. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज वन साइड स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर, उसका रूट मतलब 8√2. ये 8√2 है और ये भी कितना है? 8√2 है. तो 8√2 और 8√2 कितना होगा? 16√2. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 16√2 हो सकता है. तो 16√2 हो सकता है. ऑप्शन नंबर सी. अब इसका आंसर 0 क्यों हो सकता था? अगर ये O से A आके लेफ्ट टर्न लेता है, B पे आके वापस लेफ्ट टर्न लेता है और अगले पॉइंट पे आके वापस लेफ्ट टर्न लेता है, तो कहाँ पे आ जाएगा? वापस से O पे आ जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि टर्न रैंडमली टू लेफ्ट और टू राइट. तो ऐसा करो, रैंडम है ना, तो एक लेफ्ट ले लो, एक राइट ले लो, फिर लेफ्ट ले लो. तो पहला लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न. गुड. अगला क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सिंपल है. 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में मोशन है. तो मुझे पहले तो ये बताओ, सेम डायरेक्शन में मोशन हो तो वेलोसिटी का एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है? अगर दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सब्ट्रैक्शन होता है. रिलेटिव वेलोसिटी जब फाइंड करोगे तो सब्ट्रैक्शन होता है. तो 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 km/h, राइट. तो दोनों एक दूसरे के हिसाब से 0 वेलोसिटी पे है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में है. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर्स. तो 5 किलोमीटर का सेपरेशन है दोनों में. तो मान लेते हैं एक गाड़ी यहाँ पे है, इमेजिन दिस इज वन व्हीकल, और दूसरा गाड़ी यहाँ पे है. सेपरेशन इज 5 किलोमीटर्स.
So total distance between these two is 5. Total distance between these two is 5 kilometers. तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है. अब मैं इसको बोलूँगा SAB, सेपरेशन बिटवीन A एंड B. ये A गाड़ी है, ये B गाड़ी है. तो सेपरेशन बिटवीन A एंड B, सेपरेशन बिटवीन A एंड B इज 5 किलोमीटर्स. Separation between A and B is 5 kilometers. Okay, good. ऐसा मान लो ये B गाड़ी है. This is B. अब आगे क्या बोला है? Third car moving in the opposite direction meets the two car after an interval of 4 minutes. What is the speed of the third car? एक तीसरा गाड़ी है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. So let's say this is the third car C which is moving in opposite direction. वो पहले इसको क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में B से A को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम इंटरवल है. 4 मिनट. तो टाइम इंटरवल इज 4 मिनट्स. 4 मिनट. तो ये सारे के सारे मैं रिलेटिव मोशन लिख रहा हूँ. ऑल रिलेटिव, सब रिलेटिव मोशन. तो जो तीसरा गाड़ी है उसका स्पीड ही लिखना है, ऐसा कुछ है. गुड क्वेश्चन. तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? लेट्स सी. क्या दिया है आपको? डिस्टेंस. क्या दिया है? और टाइम. और क्या पूछा है? स्पीड. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को कनेक्ट करे? विच फॉर्मूला कनेक्ट डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हम लोग रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट? करेक्ट. हाँ, लेकिन बाय द वे ऐसा है, यहाँ पे हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि A और B एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे. C क्रॉस कर रहा है किसको? B को और A को. तो ये नोटेशन चेंज करना पड़ेगा. नोटेशन इज नॉट करेक्ट. यहाँ लिखना पड़ेगा रिलेटिव, रिलेटिव और रिलेटिव. ओके, गुड. तो रिलेटिव स्पीड ऑफ C का रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B या विद रिस्पेक्ट टू A. यहाँ ध्यान दो. उठो वहाँ से, आ गया. तो C का रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B और A ये प्लस होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. तो C का स्पीड को मैं BC बोल देता हूँ. BC प्लस 30 क्यों? क्योंकि B और A का स्पीड क्या था? 30 था. और प्लस क्यों किया? क्योंकि C इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. A और B इज गोइंग टू द राइट, C इज गोइंग टू द लेफ्ट. तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो क्या होता है? एडिशन होता है. इक्वल्स टू व्हाट इज रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? 5. करेक्ट. और एक बार चेक कर लेना, आंसर आपको किलोमीटर पर आवर दिया है. ध्यान देना ये, क्योंकि टाइम की वैल्यू कितनी है? 4 मिनट है. कितनी है? 4 मिनट. मिनट को आर में कन्वर्ट करना होगा. 1 आवर इज 60 मिनट्स. 1 आवर इज 60 मिनट्स. तो 1 मिनट इज 1/60 आर. तो 2 मिनट इज 2/60 आर. 3 मिनट इज 3/60 आर. और 4 मिनट इज 4/60 आर. तो ये आर में कन्वर्ट कर लिया और डिस्टेंस किलोमीटर में ही था और ये आर में कन्वर्ट हो गया. तो आंसर किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया हुआ है. तो ये हो गया आपका 1 था और ये आ गया 15 था. ये 50 ऊपर गया. व्हाट इज 15/5 का? 75. तो 15/5 का इज 75. तो व्हाट इज स्पीड ऑफ कार C? 75 माइनस 30, मतलब कितना होना चाहिए? 45 किलोमीटर पर आवर. 45 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर B. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विक. The displacement time graphs of two moving particles make angle of 30 and 45 with x-axis. The ratio of two velocities is. तो करके बताओ displacement time graph से के स्लोप से क्या मिलता है? Displacement time graph के स्लोप से क्या मिलता है? Displacement time graph के स्लोप से क्या मिलता है? Velocity. Velocity time graph के स्लोप से क्या मिलता है? Acceleration. तो तुमको कौन सा ग्राफ दिया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम. और क्या पूछा है? रेशो. एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1
पहला ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तो दो पार्टिकल है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यू शुड नो वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो v1 by v2 will be tan theta 1 by tan theta 2। simple। what is tan theta 1, what is tan of 30, what is tan 30 upon tan 45, what is tan 30, 1 by root 3, और tan 45 is 1, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा 1 by root 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बातें घर पे हो जाएगी आपकी, यहाँ ध्यान दो, वेरी गुड। तो चलो अभी आप बताओ मिस्टर क्या है, a body is moving in a straight line as shown in velocity time graph। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जानबूझ के पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो a body is moving in a straight line as shown in velocity time graph, the displacement and distance traveled by 8, वो 8 मिस हो गया, in 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस हुआ ऐसा पूछा है। तो अगर आपको याद होगा मैंने वीडियो में बताया था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो इसका एरिया निकाल लो, इसको a1 बोल दो, इसका एरिया निकाल लो, इसको a2 बोल दो, इसको a3 बोल दो। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो एरिया a1 a2 a3 का मॉड लेना पड़ेगा, मॉड, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया आएगा, क्योंकि टाइम एक्सिस से नीचे गया तो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मॉड लेते हैं क्या, नहीं। तो अब एक काम करना, पहले a1 a2 a3 फाइंड कर लेना, तो a1 a2 a3 फाइंड करके रखते हैं। a1 इक्वल्स टू व्हाट इज a1, 2 into 4, 2 into 4 कितना है, 8 मीटर, ओके, क्योंकि ये मीटर में आएगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो a2 व्हाट इज a2, 4 minus 2 2, और ये -2 है, बराबर, ये 2 और ये -2 है, तो कितना आएगा, -4, और a3 कितना आएगा, a3 ये 4 है, 4, और ये कितना है, 2 है, तो 4 into 2 कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 8, बराबर। तो अभी मुझे बताओ, मुझे पहले क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 कितना है 8, a2 कितना है 4, और ये कितना है 8, 8 और 8 16, इधर 4 है तो कितना हो गया 12, डिस्प्लेसमेंट इज 12। हाउ मच इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या करते हो, मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ a3, तो 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर, तो 12 और 20, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सीईटी में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन, तो अच्छे से करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन, car starts from station and moves along horizontal road by a machine delivering constant power। मशीन मतलब गाड़ी का इंजन, गाड़ी का इंजन कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, गाड़ी का इंजन ना कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, बराबर। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो कार है ये टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस t पे कैसे डिपेंड करता है ऐसा पूछा है, और पावर बोला है कांस्टेंट, क्या बोला है कांस्टेंट। तो पहले अभी आपको पता होना चाहिए, और व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये पता होना चाहिए, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। हमको चाहिए था रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो अभी तो सिर्फ टाइम आया, इक्वेशन में डिस्टेंस आया नहीं। वर्क होता है, अगर याद होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो सिर्फ इससे चलेगा क्या, इससे नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, बराबर, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, थोड़ा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर।
हो गया। लेकिन वेलोसिटी खुद क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर यू हैव पावर इक्वल्स टू मास डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, अपॉन टी क्यूब, टी स्क्वायर इनटू टी क्यूब, बराबर। गुड। देयरफॉर इस टी क्यूब को यहाँ ले आ जाते हैं हम लोग और ये पावर को यहाँ पे रख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अभी गाड़ी है, जब गाड़ी चलती है तो मास तो चेंज नहीं होता ना, तो मास तो कांस्टेंट है और पावर तो कांस्टेंट बोला ही है, क्वेश्चन में बोला है पावर कांस्टेंट है, डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो टी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर अगर मैं रूट लेता हूँ, रूट मतलब रेज टू हाफ करना, तो रूट लिया तो 3 था तो 3 रेज टू हाफ करना और यहाँ पे भी रेज टू हाफ करना। ओके, हो गया रेज टू हाफ। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल, ये बन गया 3/2। तो s प्रोपोर्शनल टू t रेज टू क्या आ गया, 3/2। तो s प्रोपोर्शनल टू t रेज टू क्या आ गया, 3/2। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the velocity of a car is increased by 20%, गाड़ी का स्पीड 20% से बढ़ा दिया हम लोग, then minimum distance in which it can be stopped it increases by, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस नाम का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस याद होगा नहीं होगा तो अभी वापस बता देता हूँ। तो ऐसा छोटे छोटे चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि ये 0 स्टेप में आंसर आता है, 44% आंसर आएगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। पर ऑफकोर्स उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, ध्यान रखता है, ध्यान, मेन इंपॉर्टेंट इज ध्यान, तो ध्यान दो। स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था, ये याद रखिए भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने गाड़ी को ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी जाके रुक गया, जितने डिस्टेंस के बाद रुका उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जब गाड़ी रुक गया तो उसका स्पीड 0 हो गया और उसका इनिशियल स्पीड जो भी था वो u था, और क्योंकि गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है तो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो ये -2as है, तो 2as इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया, तो s इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2a हो गया। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो तुमको ये दिख जाता कि s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। इसका तो तुमको ये भी समझ में आता कि s2 बाई s1 स्टॉपिंग डिस्टेंस इन केस 2 अपॉन केस 1 इज u2 बाई u1 का स्क्वायर। और आपको ऐसा बोला है कि हमने गाड़ी का स्पीड अगर 20% से बढ़ाया होता, 20% से बढ़ाना मतलब जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल के कंपेरिजन में 20% ज़्यादा है। अभी बता रहा हूँ लेकिन अगली बार में डायरेक्ट लिख दूंगा u2 बाई u1 इज 1.2। क्यों बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास 100 रुपये थे, मेरा 20% ग्रोथ हो गया तो कितना हो गया 120। मेरे पास 10 रुपये थे और 20% ग्रोथ हो गया तो 12 रुपये हो गया। मेरे पास 1 रुपया था और 20% से बढ़ गया तो 1.2 हो गया। मेरे पास u1 स्पीड था u1 और 20% से बढ़ गया तो 1.2 u1 हो गया। ये 1.2 u1 ही है, तो u2 इक्वल्स टू u1 प्लस 20% इज 20/100 u1, 20/100 इज 0.2, u1 प्लस 0.2 u1 इज 1.2 u1, 0.2 है तो 0.2। अभी नेक्स्ट टाइम से ना ये सारी चीज़ें तुमको डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो बहुत बार तो क्वेश्चन तभी खत्म हो जाता है क्योंकि रेशो दिख गया था 1.2। 50% से बढ़ना मतलब 1.5, 10% से बढ़ना मतलब 1.1, 5% से बढ़ना मतलब 1.05, 10% से कम होना मतलब 0.9, 20% से कम होना मतलब 0.8, 75% से बढ़ना मतलब 1.75। तो भी अगली बार मतलब ये नंबर याद होना चाहिए आपको। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो s2 बाई s1 इक्वल्स टू u2 बाई u1 का स्क्वायर, इसका मतलब s2 बाई s1 इक्वल्स टू 1.2 का स्क्वायर। इसका मतलब s2 बाई s1 इज 1.44, देयरफॉर क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 1.2 का स्क्वायर 1.44, s2 इज 1.44 s1। मैंने अभी बोला आपको 50% से बढ़ना तो आपने बोला 1.5 हो जाना, 40% से बढ़ना तो 1.4 होना, तो 44% से बढ़ना हो तो कितना होना 1.44। तो यहाँ पे 1.44 आया, इसका मतलब इंक्रीज कितना है 44%।
So increases by stopping distance increases by how much? 44%. Option number A. So if you want to actually show कि 44% है, तो तुम इसको ऐसा कर सकते हो S2, ये नंबर को लिख सकते हो S2 इक्वल्स टू ये S1 है और 1.44 इज 1 प्लस 0.44 S1, तो ये आ जाएगा आपका S2 इक्वल्स टू S1 प्लस 0.44 S1। इसको यहाँ ले जाओगे तो S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0.44 S1। तो therefore S2 माइनस S1 बाय S1 इज 0.44। इसको बोलते हो फ्रैक्शनल इंक्रीज। अगर याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। दिस इज रिलेटिव इंक्रीज, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो? इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। तो ये 0.44 इंटू 100 कर लोगे तो 44% ही आएगा। ये इतने स्टेप्स क्यों बढ़ाने हैं जब आंसर डायरेक्ट आता है? एक्चुअली सॉल्व नहीं करना था। यू हैव टू रिमेंबर S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, S2 by S1 is U2 by U1 स्क्वायर। अभी क्योंकि स्पीड 20% से बड़ा है तो U2 ये 1.2 टाइम्स ऑफ U1 है, मतलब U2 by U1 ये 1.2 है। तो U2 by U1 1.2 है तो उसका स्क्वायर कर लिया तो 1.44 हो गया। 1.44 आना मतलब 1 तो पहले से ही था, 0.44 बढ़ गया। 0.44 बढ़ा मतलब 44% बढ़ा। अगला क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अभी मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट देने वाला हूँ तो ध्यान देना, ये शॉर्टकट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। कहीं भी नहीं यूज कर सकते, ये ट्रिक है, कहीं भी नहीं एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। ये पूरे स्टेप बताऊंगा तो वापस से 15-20 स्टेप्स का सोल्यूशन आ जाएगा। ये द इंजन ऑफ अ ट्रेन कैन इम्पार्ट अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम। तो द इंजन ऑफ अ ट्रेन कैन इम्पार्ट अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं काम करता हूँ ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द ब्रेक्स कैन गिव मैक्सिमम रिटार्डेशन, एंड द ब्रेक्स कैन गिव मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ट्रेन का इंजन उसको मैक्सिमम एक्सीलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे सकता है, लेकिन जब ब्रेक मारोगे तो रिटार्डेशन मैक्सिमम कितना है? 3। जो फॉर्मूला में बताने वाला हो वो सिर्फ तब यूज होता है जब मैक्सिमम ये वर्ड यूज हुए हो। अगर ये वर्ड यूज नहीं हुए तो फिर ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, राइट। द लीस्ट टाइम मतलब कम से कम टाइम ड्यूरिंग विच अ ट्रेन कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है S। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर, 1200 मीटर, क्योंकि किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1200 मीटर आ गया, राइट। अब पहले तो इसको अगर तुम ग्राफ से समझोगे तो ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हो, नेक्स्ट टाइम से ग्राफ की जरूरत नहीं है तुमको, जरूरत तो अभी भी नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस विल लुक लाइक ऑन अ ग्राफ। ट्रेन रेस से स्टार्ट हुआ और एक्सीलरेट होता गया विद अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। टॉप स्पीड पर पहुंचा और फिर रिटार्डेशन चालू कर दिया। मतलब ऐसे केस में, इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी होता ही नहीं, वेलोसिटी बढ़ते जाता है, एक्सेलरेशन हुआ और फिर क्या हुआ? रिटार्डेशन। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी देखा था हमने कि पहले एक्सीलरेट होता है, फिर कांस्टेंट स्पीड होता है, फिर रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का पार्ट ही नहीं है, ये हो गया रिटार्डेशन भी का। तो ये क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको। अब जब ऐसा क्वेश्चन हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना, S इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अल्फा इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बीटा इज मैक्सिमम रिटार्डेशन, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। और ये S की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1200 मीटर्स। 1/2 अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 3 है, तो 1 + 3 है इंटू टी स्क्वायर। गुड, 1 + 3 बराबर। तो ये आ गया आपका 1200 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 इंटू 2 इज ये 4 a टू a टी स्क्वायर। ओके गुड, ये 1 था, ये 400 था, बराबर ना। गुड, ये यहाँ ले आओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 3200। अब 3200 को मैं ऐसा लिखता हूँ, 3200 को लिखता हूँ 1600 इंटू 2, तो टी इक्वल्स टू 4
1600 का रूट होता है 40 और इंटू कितना √2। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। हाँ, तो 1.4 मान लो। तो ये 10 इसको दे दिया तो 4 × 14 हो गया, 4 × 14 56। तो 56 सेकेंड के आसपास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान। A particle moves in a straight line so that its displacement is x meter at time t second and is given by t equal to √(x per minus 1) at its x equal to 2। मतलब जब पार्टिकल x equal to 2 पे होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना है ये पूछा है। गुड क्वेश्चन। आपको पहले पूछा गया तो वो समझ में आना चाहिए। आपको पूछा एक्सेलरेशन कब, जब पार्टिकल 2 मीटर पे होगा तब, और रिलेशन किसका दिया है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो। अच्छा आप बता दो, आप दोनों में से अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? अब आप दोनों में से बता दो, जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? किसको पता है अगर x दिया हो तो v कैसे फाइंड होता है? बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बार किया हम लोगों ने सब। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सही है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx/dt। जब x आपको दिया हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है x का, वहाँ से मिल जाता है आपको क्या मिल जाता है वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी दिया हो तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रिंट होता है? वेलोसिटी दिया हो, वेलोसिटी v दिया हो और a पूछा हो तो क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं v का dv/dt। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो t is √(x² - 1)। ऑल ऑफ यू नीड टू रीथिंक। आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है ये एंजॉय और कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ भी थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा। तो अभी ये तो कम से कम पता होना चाहिए आपको कि हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी। नॉर्मली x इक्वल टू समथिंग इनटू t ऐसा दिया होता है। x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा कुछ दिया होता है, तो हम लोग dx/dt कर लेते हैं और आपको वेलोसिटी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ना t इक्वल टू समथिंग ऑफ x दिया हुआ है। तो अब पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो t² क्या हो गया x² - 1 हो गया बराबर। तो t² + x² क्या हो गया 1 है ना, बना गया ना। गलत बोल रहा हूँ मैं तो यहाँ बोल रही हूँ, क्या बोलेंगे अब इसको यहाँ लेके जाओ x² - t² = +1 हो गया। दिस इज व्हाट यू हैव। या फिर इन शॉर्ट अगर देखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x² = t² + 1। अब लेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम x² का, और उसका जो राइट हैंड साइड है उसका भी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x²? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁻n? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁻n? n x⁻n-1। और साथ में ना dx भी होता है, हम लिखते नहीं क्योंकि वन हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लेना है। तो यहाँ पे जब t आएगा तो यहाँ पे भी t आएगा। हाँ, तो t आएगा तो यहाँ भी t आएगा। तो अभी मुझे बताओ x⁻² का डेरिवेटिव क्या है, वो फॉर्मूला देख के बताओ। n यहाँ पे n कौन है 2। तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला यूज करो और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 × x⁻² - 1 dx/dt इक्वल्स टू t² का डेरिवेटिव कितना होता है 2t। तो t² का डेरिवेटिव कितना आ गया 2t और dt/dt 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है तो dt/dt कितना हो जाएगा 1। और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा
जीरो। क्या आएगा? जीरो। वेरी गुड, जीरो आ गया, आगे। ओके, देन ये हो गया 2x, व्हाट इज dx by dt? v, ये भी v है, v इक्वल्स टू 2t। ये हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल, दिस हो गया कैंसिल। तो तुमको क्या मिल गया? x into v इक्वल्स टू t, बराबर? x into v इक्वल्स टू t। तुमको क्या चाहिए था? एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें? dv by dt। तो अभी मैं वापस इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या बताओगे? ये बताओगे कि जब मेरे पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, याद है क्या? f1x into f2x है क्या याद? तो जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो तो डेरिवेटिव कैसे देते हैं? व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? इसी साल, इसी जन्म में, इसी क्लास में, इसी समय में हम लोगों ने 2 महीने पहले डेरिवेटिव सीखा था। 2 महीने। In this life, you don't have to go to previous life to recall all the things. पहला फंक्शन को एज इट इज रखते हो, मतलब x को तुम डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो, v का डेरिवेटिव ले लो, प्लस v को तुम बाहर रखो, एज इट इज रखो, और x का डेरिवेटिव ले लो, और ये तो 1 हो गया। व्हाट इज dv by dt? मैंने 3 बार बता दिया। व्हाट इज dv by dt? इज एक्सेलरेशन। तो ये x into a हो गया, प्लस व्हाट इज dx by dt? व्हाट वाज dx by dt? v। तो ये देखो, ये एक v है और ये वापस एक v है, तो क्या बन गया? v स्क्वायर। मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, इक्वल्स टू 1। तो xa प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो xa इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर। तो xa इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर। लेकिन यहाँ से या यहाँ से तुमको दिखा क्या? व्हाट इज v? t बाई x, t बाई x। तो v की जगह पे t बाई x, तो v की जगह पे t स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो xa इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, बराबर, अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है? और ये x को वहाँ ले जाते हैं, तो देयरफॉर एक्स ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर था, ये x को यहाँ ले आया तो x का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? बन गया, यस। बट डू यू ऑल्सो सी, डू यू सी, व्हाट डू यू सी? यू हैव टू सी फ्रॉम हियर, यू हैव टू सी, व्हाट डू यू सी? एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये न्यूमरेटर कौन है? 1 है। तो एक्सेशन क्या हो गया? 1 बाई एक्स क्यूब, और x की वैल्यू तुमको कितनी बोली है? 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 1 बाई